तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जियान वगैरह यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स क्लैन में आ चुके थे और ये लोग फिलहाल डेमन पैलेस की तरफ मूव कर रहे थे। अब आगे डेमन टेम्पल के आसपास पहुंचते ही मतलब जियान फील कर सकता था यहाँ पर जो इसका सोल पावर है ये भी सप्रेस हो रहा हो, जबकि जियान का सोल पावर खुद ट्रैवल रियल्म के ऊपर है, फिर भी मतलब ये एक प्रकार का सोल प्रेशर फील कर रहा था जो कि हैरान करने वाली बात थी। और ये जो वुमेन है किंग लुआन अंदर जाने से पहले जियान को कहती है एक और चीज है, ये कुछ भी फिलहाल छिपाना नहीं चाहती थी। ये बताती है कि इनके नाइन टेल फॉक्स क्लैन के जो लीडर थे या थी एक बार अकेले ही वो इस डेमन पैलेस में एंटर कर गई थी और उसके बाद से उनका कुछ पता ही नहीं चला और इन लोगों ने कितना भी कोशिश किया इनको कुछ हासिल न हुआ, क्योंकि इनके हिसाब से जितना इनके पास इन्फॉर्मेशन था अंदर कुछ और भी ऐसा चीज है डेमन पैलेस के अंदर जो कि नाइन टेल फॉक्स क्लैन का नहीं है। अब ये सुनते कि वहां पर एक और हो रहा है, जियान भी हैरान हो जाता है। अब इसके अंदर एक ही दिमाग में आ रहा था चीज कि एविल क्लैन, पर फिलहाल ये कुछ कहता नहीं है। इसके बाद किंग लुआन अपने ऑरा से ये जो डेमन पैलेस का एंट्रेंस गेट था इसे खोलने लगती हैं। अब जैसे ये चारों लोग अंदर एंटर कर रहे थे यहाँ पर कई सारे एल्डर्स आ जाते हैं, ग्रेट एल्डर्स वगैरह, और ये कहती हैं कि इनके लीडर का और उस वेपन के लिए अब इनके पास ये आखिरी रास्ता है। और फाइनली ये लोग इस डार्क पासेज के अंदर एंटर कर गए थे। अंदर जाते हुए कालीन एक प्रकार का ऑरा फील करती, इसके कारण इसका जो 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन था वो भी थोड़ा सा विचित्र फील करता है। पर कालीन जियान से कहती है मैंने एक आवाज सुना, जियान वगैरह किसी ने नहीं सुना रहता है। ये बोलती है एक छोटे बच्चे का। अंदर ये लोग मतलब वॉइड में आ जाते हैं। ये एक डेड पैलेस के समान लग रहा था और मानो यहाँ पर एनर्जी वगैरह हो ही ना। पर इस समय जियान का जो होली फ्लेम वो भी एक डिस्कस्ट स्मेल फील करता है और होली फ्लेम ऐसा तभी फील करता है जब एविल क्लैन हो। यहाँ पर आगे में इनको एक अल्टार दिखता है और ये स्नो व्हाइट कलर्स का बना हुआ था और इस अल्टार के पास ही मतलब एक सिल्वर स्टोन स्टैचू था जो कि काफी शॉर्ट था ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, और ये जो भी फिगर थी एक ह्यूमन वुमेन थी। पर इस वुमेन के पीछे में इनके 9 टेल्स को देखा जा सकता था। तभी समय जियान स्टैचू को ही घूर रहा था और ये तुरंत ही कहता है ये स्टैचू जो है थोड़ा वियर्ड है, पीछे हटो। अब जब तक ये लोग पीछे हट पाते इस स्टैचू में से एक लाइट निकलता है और ये लाइट एक न्यू बॉर्न बेबी में बदल जाता है और ये बच्चा कालीन की तरफ देख करके इसे मदर मदर बुलाने लगता है और ये बच्चा भी इस समय कालीन की तरफ बढ़ने लगता है। जियान समझ जाता है कालीन अपने को डिफेंड भी नहीं कर सकती क्योंकि फिलहाल ये वीक है, तो ये अपने होली फ्लेम से बच्चा जो कि कालीन की तरफ बढ़ रहा था उधर अटैक कर देता है। हालांकि इस बच्चे ने अपने क्लॉ से अटैक कर दिया था पर बीच में जियान का ऑरेंज फ्लेम आ जाता है। ये बच्चा अब जियान की तरफ मतलब इसे डर से देखने लगता है कि होली फ्लेम और इस बंदे ने जिसने कि 9 टेल फॉक्स के जो लीडर थी उन्हें मार दिया था, पर ये बंदा कहां से आ गया। और कालीन समझ जाती है जो बच्चा है इसके पास एक स्पेशल सोल कंट्रोलिंग टेक्निक है क्योंकि इसने कालीन को अपने मानो थोड़े समय के लिए वश में कर लिया ममता के प्यार में। और कालीन फिलहाल डीकी के साथ थी। अब कालीन भी फिलहाल वो जो 9 टेल फॉक्स का स्टैचू था उनकी तरफ देखने लगती है। अब इधर ये जो बच्चा था ये बोलता है मास्टर ऑफ होली फ्लेम ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। और उस बंदे का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते 5th शायर इनकार्नेशन के आसपास पहुंचने लगता है। जियान की तरफ देखता और कहता है क्या तुम हाफ एविल गॉड हो, एविल लाइट डेमन बेबी। और उस बंदे का जो सोल पावर था शायद जियान से भी ज्यादा था, तो जियान समझ जाता है और इधर ये बंदा भी समझ जाता है जियान का जो होली फ्लेम इतना सिंपल नहीं है। अब जियान इस बंदे के एविल आइज की तरफ देखता है। इसमें जो इसका स्पिरिचुअल पैलेस था इसे ये एक्टिवेट करता है और पूरे स्पेस को कवर कर लेता है। अब ये डेमन बेबी भी जब देखता है कि जियान का सोल पावर ट्रैवल रियल में, तो ये भी बोलता है काफी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर एक और भी अलग लेवल का लालच आने लगता है। तुरंत ही जो एविल बेबी था इसने एक ह्यूज वॉर्टेक्स बना दिया था ब्लैक कलर का और इस वॉर्टेक्स के अंदर में एक ब्लैक खोपड़ी को साफ देखा जा सकता था और मानो इसके अंदर जो स्केलेटन था वो जिंदा हो गया हो और इस वॉर्टेक्स से फाइनली कंकाल मतलब बाहर आ जाता है और इसके मानो पास एक अलग ही लेवल का डार्क रेज ऑफ लाइट थे। और सबसे बड़ी बात ये थी इसका सोल पावर अलग ही लेवल पर था। जियान का भी सोल पावर इससे शायद थोड़ा ज्यादा था इसके हिसाब से, पर इस बंदे का जो सोल मैनिपुलेशन था वो जियान से कहीं अलग लेवल पर था। अब जियान भी जब इसके इस प्रकार के अटैक को देखता है ये तुरंत अपने सैक्रेड फ्लेम आईज को बनाता है यानी कि द आई ऑफ होली फ्लेम और इस स्केलेटन की तरफ ये अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। अब क्योंकि जो सोल अटैक होता है वो कलरलेस होता है तो नॉर्मल आंखें से देख भी नहीं सकती, पर फिर भी इस समय स्पेस में फ्लक्चुएशंस को फील किया जा सकता था जब ये दोनों अटैक टकराते हैं। पर जो स्केलेटन में से जो सोल अटैक निकला था जियान को भी इस समय पीछे ढकेल देता है। हालांकि जियान को इस अटैक से प्रभाव तो पड़ा था पर इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ था और जियान अपने स्पेस शटल टेक्निक से थोड़ी दूर में गायब हो जाता है और जियान गायब होकर स्केलेटन को इग्नोर मारते हुए सीधा उस एविल बेबी के सामने प्रकट होता है। एविल बेबी को भी समझ में नहीं आता ये क्या हुआ और इस समय जियान अपने होली फ्लेम और सोल पावर कंबाइन करके इन दोनों को एक ही अटैक में गिरा देता है। अब इस मैटर को फिनिश करने के बाद जियान डाइकी की तरफ देखता है और ये जो स्टैचू था इसमें से मतलब एक इल्यूजनरी 9 टेल फॉक्स मानो बाहर आने लगा हो और ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा हो। डाइकी का जो ऑरा था इस समय सप्रेस होने लगा था, ये ब्लड लाइन के कारण हो रहा था। और ये जो 9 टेल फॉक्स थी मानो स्माइल करे तो दुनिया हिल जाए। इनके पास ऐसा पावर था जो कि ये माइंड्स को कंट्रोल कर सकती थी। जियान की तरफ देखकर कहता है सीनियर आपका जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है अलग ही लेवल पर है। हालांकि बस ये एनर्जी क्लोन थी पर जियान समझ गया था ये 9 टेल डेमन फॉक्स का स्ट्रेंथ काफी अलग लेवल पर रहा होगा। शायद ये 6th शायर इनकार्नेशन
पर हो सकती हैं। अभी जो नाइन टेल डेमन फॉक्स जियान की तरफ देखती हैं और कहती तो तुम मतलब होली फ्लेम कंट्रोल करते हो, पर एक काफी सॉफ्टली बोलती हैं। तभी इधर पीछे जो डाइकी खड़ी थी ये बोलती है कि मैं यहाँ पर आपके इनहेरिटेंस के लिए आई हूँ और वो जो वेपन है उसके लिए। नाइन टेल फॉक्स डाइकी की तरफ देखती है और कहती है तुम अच्छी हो, टैलेंटेड हो, पर मेरा इनहेरिटेंस ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता। पर डाइकी भी इनका प्रेशर रजिस्ट करने के लिए बोलती मतलब एक अलग डिटर्मिनेशन के साथ मैं कर सकती हूँ। पर ये इसको बताती हैं तुम्हारे बॉडी में जो हमारे ब्लड लाइन का पावर है ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, और ये कहती है ये दोनों आउटसाइडर्स हैं और मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, और उनके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा है इससे जियान वगैरह भी थोड़ा सप्रेस होने लगते हैं। तभी जियान कहता है आपने सही पकड़ा, हम लोग नाइन टेल क्लैन के नहीं है, पर हमारा एक डील हुआ है किंग लुवान के साथ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब ये बोलती तुम्हें चाहिए क्या? जियान बोलता है कि आपको पता है 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन। ये सुनते ही ये कालीन की तरफ शॉक्ड के था और काफी डरावनी चीज को सोच करके ये मतलब कालीन की तरफ एक डर के साथ देखने लगती हैं। अब इस समय जो भी हो, डीकी हो या कुछ भी, ये लोग भी मतलब कालीन के ब्लड लाइन का प्रेशर फील कर सकते थे। ये बोलते हैं ये पावर तुम्हारे पास कैसे आया? कालीन बताती है कि ये मेडुसा फैमिली की क्वीन है और मैं मतलब बाई चांस इनहेरिटेंस हासिल की थी। और इस समय जो कालीन के पास वो 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन था, इसका इल्यूजन सामने आता है और ये मानो कालीन का माइंड हो या बॉडी ये इसे सप्रेस करने लगता है। अब जियान थोड़ा और ज्यादा चिंतित हो जाता है और ये तुरंत ही नाइन टेल फॉक्स सीनियर से पूछता है क्या इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है, इस मैटर को सॉल्व करने का। नाइन टेल फॉक्स भी कहती शायद ये तुम्हारी वाइटलिटी को खा रही होगी, डिवोर कर रही होगी, है ना? ये इसे देखते ही समझ जाती है। कालीन भी इनकी बात से हाँ में सर हिलाती है। अब नाइन टेल फॉक्स की बातों को सुनकर जियान को तो गुस्सा ही आ जाता है कि तुमने ये सब बात मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मतलब 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन तुम्हारे वाइटलिटी को भी खा रहा है और इसका जो स्नेक स्पिरिट था उसे भी। अब कालीन कहती है इससे कि तुम्हारे पास कई सारे टेंशन पहले से थे इसलिए मैंने बताया नहीं। अब ये दोनों इस समय एक दूसरे से झगड़ने लगते तो नाइन टेल फॉक्स और वो लड़की डीकी मतलब देखने लगते हैं। नाइन टेल फॉक्स इनकी तरफ देखती है और कहती है हालांकि इस मैटर को मैं टेम्पोरली ठीक तो कर सकती। उसके बाद जियान की तरफ ये देखती है और उसके बाद एक मिरर स्पेस की तरफ देखती है और ये वहां पर दिखाती है कि वहां पर एक सोल फॉर्जिंग मेथड है, उससे तुम 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन के पावर को सप्रेस कर सकते हो। और अगर तुम्हें इसे पूरी तरह से सॉल्व करना है तो तुम्हें डेमन वर्ल्ड के सेंटर में जाना पड़ेगा। हाँ, पर वहां पर तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। वो जो जगह है वहां पर इवन मतलब डेमन वर्ल्ड सेंटर के मास्टर भी एंटर नहीं कर पाते हैं। अब जियान भी उस मिरर स्पेस में देखता है, वहां पर जो एनर्जी थी सोल फोर्स वाली, ये एक अलग ही प्रकार की एनर्जी थी और ये काफी यूनिक था। और जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो ये एक लेक ऑफ सोल में बदल जाता है और इसके ऊपर में कालीन खड़ी थी और ये जो सोल फोर्स का टेक्निक था धीरे धीरे कालीन की बॉडी में एंटर करने लगता है और इसे फिलहाल ये नाइन टेल वुमेन कंट्रोल कर रही थी। और इस समय जो कालीन के पास इसका 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन का पावर था और इसका 10 कलर्ड वाला पावर एक दूसरे से मानो फाइट कर रहे हो। तो यहाँ पर 7 कलर्ड लिखा हुआ है वैसे, पर 7 कलर्ड पावर को कालीन मतलब डाउकी वर्ल्ड में ही कंट्रोल करती थी। पर ये जो 10 कलर्ड पावर था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, पर समय के साथ धीरे धीरे ये इसे सप्रेस कर देती है 10 कलर्ड पावर को। और इस पावर को शांत करने में जो नाइन टेल फॉक्स का सोल क्लोन था, एनर्जी क्लोन, ये और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती है, मतलब धीरे धीरे अब गायब होने लगी है। कालीन भी ने थैंक यू बोलती है। अब ये बोलती है अगली बारी मेरी इनहेरिटेंस की है और तुरंत इनका जो स्टैचू था उसमें से एक टेरिफाइंग पावर बाहर निकलने लगता है। तुरंत इनका जो एनर्जी क्लोन था उस स्टैचू के अंदर एंटर कर जाता है और उस स्टैचू को एक्टिवेट कर देता है। और इस समय वो जो स्टैचू था नाइन टेल का वो ट्रेम्बल करने लगता है। उसमें से 2 एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स बाहर निकलते हैं और इस समय ये दोनों हवा में थे और इनमें से एंशिएंट ऑरा को साफ फील किया जा सकता था। अब डीकी मतलब इन दोनों चीजों को देखती है क्योंकि इसको डीकी को लॉर्ड सिक्स टेल्स ने पढ़ाया था और इसके बॉडी में वैसे भी थोड़ा बहुत नाइन टेल फॉक्स क्लैन का ऑरा था, तो इनहेरिटेंस यही हासिल कर सकती थी। तो इनहेरिटेंस वाला चीज ये बोलती है कि मैं ले लेती हूँ और दूसरा वाला आप ले लीजिए। जियान भी एग्री कर जाता है और तुरंत इस समय डीकी यहाँ पर स्नो व्हाइट लाइट ग्रुप से चारों तरफ से घिर जाती है और इस इनहेरिटेंस को ये डिवोर करने लगती है। और उसके बाद जियान की नजर फाइनली वो जो दूसरा लाइट ग्रुप था उस पर जाता है। अब जियान सोचता है ये चीज ये कालीन को दे देगा, पर कालीन मना कर देती है। कालीन जियान के थॉट्स को समझ गई थी क्योंकि जूनियर के पास वो 5 एल्ड लेग्ड गोल्डन क्रो वाला वेपन है, डिवाइन वेपन, और होली फ्लेम। यूनियन के पास भी होली फ्लेम और टाइची स्वॉर्ड है। यिंगिंग और यही है जिनके पास कोई डिवाइन वेपन नहीं है। तो जियान सोच रहा था ये वेपन जो कि शायद डेमन वर्ल्ड का 9th डिवाइन वेपन है, ये कालीन को देने को सोच रहा था और कालीन को इसको रिजेक्ट करने का रीजन था इस प्रकार के वेपन्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका ब्लड लाइन जो है नाइन टेल फॉक्स से भी ऊपर आता है। अब जियान भी सोचता फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और डिवाइन वेपन हम देखेंगे, शायद हमें डेमन वर्ल्ड में ही मिल जाए। और यहाँ पर ये जो डीकी थी अपना कल्टीवेशन कर रही थी और जियान और कालीन फिलहाल बाहर आ जाते हैं और उसी हॉल में जाते हैं जहाँ पर वो एल्डर किंग लुआन रहती थी और इनके आसपास कई सारे एल्डर्स पहले से इकट्ठा थे और इनको एक अलग ही बैड लुक दे रहे थे। अब जियान आता है और इनको जो आई ऑफ द डेमन सोल वेपन था दे देता है। ये काफी खुश हो जाती हैं। अब जियान इन्हें बताता है कि वो आपका जो डेमन पैलेस था वो बेसिकली 5th डेमन सप्रेशन प्रेजेंट था, जहाँ पर वो हाफ एविल गॉड एविल चाइल्ड सप्रेस था और आपके जो लीडर हैं वो मारी जा चुकी हैं। अब ये बात सुनते ही किंग लुआन के पीछे जो कई सारे लोग खड़े थे वो हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग जियान को एक बैड लुक देते हैं। जियान भी फाइट करने को तैयार हो जाता है पर किंग लुआन
समझा देती हैं और जियान बोलता है क्योंकि यहाँ का मैटर खत्म हो चुका है तो मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। अभी जियान जाने ही वाला था तभी किंग लुआन जियान की तरफ देखती है और कहती मुझे मालूम है ये कैसे इसको कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सकता है या फिर इस पावर को तुम कैसे रिफाइन कर सकते हो 10 कलर्ड वाले को। तो ये बात एक्चुअली वो डीकी कहती है जो कि इस समय डेमन पैलेस से बाहर आ चुकी थी और डीकी के बॉडी पर सभी लोग देख सकते थे स्नो व्हाइट लाइट जो पावर था इसके बॉडी के आसपास था। जियान भाई हैरान हो जाता है ये बंदी इतना जल्दी इनहेरिटेंस हासिल कर ली। डीकी कहती हाँ इनहेरिटेंस तो मैंने हासिल कर ली पर इस पूरे ऑरा को अभी और टाइम लगेगा। अब इधर जियान इससे कहता है तुमने वो अभी क्या कहा। तो ये जियान को बताती है क्या आपको पता है डेमन वर्ल्ड में एक विचित्र जगह है इसको 4 एलिफेंट्स कैव कहा जाता है गुफा। ये शब्द सुनते हैं एलिफेंट कैव जियान भी हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी जगह के बारे में इसने पास्ट में सुन रखा था। काइलिन भी हैरान हो जाती है कि जियान को पता है कि 4 एलिफेंट केव्स क्या चीज है। अब डायकी जियान से कहती है तो आपको डेमन एम्परर तो पता ही है ना। अभी जियान को बताती है कि डेमन एम्परर के पास 16th होली फ्लेम लिस्ट का जो होली फ्लेम है यानी हेवनली डेमन फायर ये उनके पास था पर शायद सील होने के बाद से ये पावर उनके पास नहीं था। इसको भी उनके बारे में ज्यादा आइडिया था नहीं पर ये बताती है कि 9 टेल डेमन फॉक्स के इनहेरिटेंस मिलने के बाद मुझे कुछ चीजें ऐसा मतलब पता चला है कि उस 4 एलिफेंट्स केव में कुछ तो ऐसा है इससे हम 10 कलर हेवन सॉल्विंग पाइथन के पावर को रिफाइन कर सकते हैं। शायद एक प्रेस्क्रिप्शन है जो कि ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं है 8th रैंक का ही है। अब जियान इसे पूछता है वो प्रेस्क्रिप्शन उसके बारे में बताओ। इस समय जियान भी कुछ अपने सोल परसेप्शन से फील करता है और एक कालिन की तरफ देखता है। कालिन फाइनली एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है। ये येलो कलर का एक एंसेंट स्क्रॉल था और इसमें लिखा हुआ था 8th रैंक हेवन लेवल या होली लेवल सोल मेल्टिंग पील ऑफ रिकवरी। बेसिकली कालिन को उस केव के बारे में पता था और वहां से इसने वो स्क्रॉल पा लिया पर उसमें से जो लास्ट मटेरियल था रिफाइन करने के लिए हर्ब को ये इसे मिला नहीं रहता है। अब ये जियान को पूरी बात बता देती है। अब जियान इस जब प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो ये कालिन पर गुस्सा करता है कि पहले तुमने क्यों नहीं बताया। इन्हें बस एक 7th लेवल रिइंकार्नेशन बीस्ट का कोर चाहिए था और ये 7th लेवल रिइंकार्नेशन मतलब डेमन एम्परर के लेवल का तो काफी मुश्किल काम है और शायद ये जो कोर था उस 4 एलिफेंट केव में ही इनको मिल सकता था और वहां पर एक बीस्ट भी है उस लेवल का और वहां पर शायद एक बीस्ट है उसका नाम है हेवनली एविल ब्लड टाइगर। ये डायकी बताती है पर कालिन फिर भी बोलती है काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसको मालूम था कि अगर जियान को पता चल गया वहां पर कुछ ऐसा है तो ये कुछ भी हो जाए वहां पर जाएगा तो जरूर क्योंकि इसको भी मालूम है। हालांकि जियान का रैंक 6 स्टार इनकार्नेशन पर है पर 5th स्टार के बाद जो रैंक का डिफरेंस आता है उसमें पावर का डिफरेंस भी एक अलग ही लेवल पर होता है। जियान यहाँ पर कालिन से कहता है तुम यही रुको मैं जाकर आता हूँ पर कालिन मानने को तैयार नहीं होती। तो फाइनली ये दोनों उस एलिफेंट केव की तरफ मूव कर जाते हैं। इस एरिया के माउंटेन पिक पर फिलहाल खड़े थे। यहाँ पे चिड़ियों को चहचहाना फ्लावरों का खिलना ये सब देखा जा सकता था और माहौल जो यहाँ का था पूरा शांत था और इस एलिफेंट केव में मतलब शायद 10,000 सालों में एक आध ही 2 लोग ही आ पाए होंगे और इस समय जियान वगैरह इसका एंट्रांस ढूंढ रहे थे मतलब इनको एंटर कैसे करना है क्योंकि जो 4 एलिफेंट केव है इसमें जाने के 4 रास्ते हैं और इस समय यहाँ पर मतलब इस एरिया के कोर में एक क्रिएचर्स था जो कि फील कर लिया था कोई लोग तो आए हैं और ये फिलहाल काफी खुश था। यहाँ पर आने के बाद जियान देखता है तो कई सारे मेडिसिनल मटेरियल्स तो ऐसे ही यहाँ पर उगे हुए दिख रहे थे और आगे में इनको एक वैली बेसिन दिखता है और शायद जियान के हिसाब से यही एंट्रांस हो सकता है चारों में से। तो फाइनली ये दोनों इसमें कूद जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस ही था तो जियान वगैरह कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था और यहाँ पर आने के बाद जियान फील करता है इसका हाथ जहाँ पर बेटा करा रहा था इसको मतलब कुछ बोन्स टाइप फील होता है मतलब कई सारे इंसानों का यहाँ पर लाशें गिरी हुई थी और ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं रहे होंगे जो कि इस एरिया में आके मरे होंगे और इस समय जियान के बॉडी में भी जो पावर था ये पूरी तरह से सप्रेस हो गया था। अब क्योंकि ये जो जगह था इनके पावर को डिवोर कर रहा था तो कालिन यहाँ से बाहर निकलने को कहती है पर जियान कहता है शायद इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि जियान की नजर एक रॉक पर जाती और इसमें से कुछ टेरिफाइंग पावर निकल रहा था और ये गेट ऑफ एंट्रेंस था पर ये काफी नीचे था। ये लगभग इनसे 100 मीटर की दूरी पर था। अब जियान फिर कालिन को कहता है आंखें बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। अब जियान तुरंत ही पहले एक पंच मारता है ये रॉक पर और मानो यहाँ की औरत थोड़ी बहुत स्टेबलाइज होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जियान कालिन को नीचे फेंक देता है। अब क्योंकि जियान का फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था तो इसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब ये दोनों नीचे आ जाते हैं। इस गेट के बाहर ये खड़े थे। अब इस गेट को खोलने के लिए शायद जियान के हिसाब से ये जो औरत है यहाँ पर थोड़ा ड्रैगन टाइप था तो ये तुरंत ही जो इसका गोल्डन ड्रैगन शैडो वाला पावर इसे यूज करता है और ये जो ड्रैगन प्रकट होता फिलहाल एक दहाड़ मारता है इस दरवाजे पर और फाइनली ये दरवाजा खुल जाता है क्योंकि ये गोल्डन ड्रैगन किंग का औरत था और ड्रैगनों के राजा तो अपने गोल्डन ड्रैगन किंग ही हैं और ये तुरंत ही स्पेस में एंटर कर जाते हैं। अब इस जगह में एंटर करने के बाद जियान वगैरह का ऑरा पहले जैसा नॉर्मल तो हो जाता है पर ये फील कर सकते थे ये जगह सच में काफी स्ट्रेंज है। मतलब डेमन एम्परर जहाँ पर सील उसके बाद ये जो जगह है सबसे स्ट्रेंज माना जाता है। अब जियान फाइनली उस बीस्ट को ढूंढने लगता है। आगे लोग बढ़ते तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लैक एयर मास्क दिखता है और कालिन इसके अंदर में छिपे हुए क्रिएचर को पहचान जाती। ये एक एविल स्पिरिट स्नेक था 3 हेडेड डेमन स्नेक। अब जियान इसको मौका नहीं देना चाहता था तो ये तुरंत एक फायरफुल
अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। अभी जियान इसे मारने ही वाला था, तभी मतलब काइलिन समझ जाती है। ये कहती है ये जो स्नेक है हमें ये गाइड कर रहा है, क्योंकि काइलिन के पास ब्लड लाइन था स्नेक का ही, और ये भी एक स्नेक ही थी। और फाइनली ये लोग इस 3 हेडेड स्नेक मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर इस केव के अंदर आने के बाद ये जो स्नेक मॉन्स्टर था फिलहाल रुक जाता है। मतलब इसके सामने जो भी क्रिएचर था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। अब जियान भी समझ जाता है ये जो 4 एलिफेंट केव है, ये जो जगह पर यहाँ पर थे ये इसका कोर एरिया था, तो शायद वो मॉन्स्टर यहीं पर होना चाहिए। अब ये लोग मतलब इस केव में एक अंडरग्राउंड टाइप रास्ता जाता था, तो नीचे जाने लगते हैं। पर जियान इस समय अपनी होली फ्लेम को यूज कर रहा था। आधा घंटे के आसपास चलते चलते ये लोग केव के लगभग एंड पर पहुंच चुके थे, और जैसे ही एंड पर पहुंचते इनको एक नया दुनिया ही मानो दिखता है। यहाँ पर इनको एक प्रिजन दिखता है, पर ये टूट चुका था। और यहाँ पर 4 स्टोन स्टैचूज थे। ये चारों थे किंग लॉन्ग, व्हाइट टाइगर, सुजाकू और जुआनवू के। ये चारों मतलब मिथिकल बीस्ट माने जाते हैं। और यहाँ पर एक सार्कोफेगस भी जो कि इन चारों स्टैचूज के बीच में था। और जियान मतलब इसे देखकर एक अलग ही लेवल का अनइजीनेस फील कर रहा था। इवन इसका जो एंशिएंट जुआन रूलर था ये भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने लगता है। और इस जगह पर कई सारी हड्डियां वगैरह बिखरी हुई थी। 100 से ज्यादा लोग तो यहाँ पर मरे होंगे। अब काइलिन भी फील करती है शायद वो जो मॉन्स्टर है वो यहीं पर है, पर इसका ऑरा थोड़ा वीक इन्हें फील हो रहा था। अब जियान इधर उधर देख ही रहा था, तभी यहाँ पर एक आवाज आता है, ह्यूमन मुझे बचा लो, उसके बाद यहाँ के जो भी ट्रेजर्स हैं तुम्हें मिल जाएंगे। और ये आवाज उस सार्कोफेगस में से आती है, पर इस आवाज में से जो प्रेशर था अलग ही लेवल पर था। जियान भी देखता और कहता कौन हो। इस समय जो सार्कोफेगस इसमें से एक डिवाइन लाइट बाहर निकल रही थी, पर ये काफी डिम थी। और ये बंदा जियान को बताता है मैं सुप्रीम मॉन्स्टर हूँ डेमन वर्ल्ड का, मुझे लोग एविल ब्लड टाइगर भी कहते हैं। पर इस बार इसकी आवाज में एक अलग ही लेवल का प्राइड था। ये कितना भी कोशिश कर रहा था, पर ये जो डिवाइन लाइट थी सार्कोफेगस के अंदर ये इसे सप्रेस कर रही थी। अब जियान वगैरह को यही चीज तो चाहिए था, एविल ब्लड टाइगर का डेमन कोर, और इनके लिए अभी काफी आसान भी हो गया था क्योंकि ये पहले से सप्रेस था। ये बंदा कहता है अगर तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिए तो तुम्हें जो भी इनहेरिटेंस वगैरह चाहिए, ट्रेजर्स सब तुम्हारे। और इसके हिसाब से जियान वगैरह का स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था। 2 स्टार इनकार्नेशन में ये फील करता है क्योंकि इन्होंने शायद अपनी ऑरा को सप्रेस कर दिया था। अब जियान इस समय काइलिन को बोलता है मतलब इस टाइगर से कि हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए थे, गलती से आ गए हैं, और हमें यहाँ पर एक 3 हेडेड स्नेक ने यहाँ पर लाया था, हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी इस समय वो टाइगर बोलता है तुम रुको थोड़ा, मेरे हिसाब से तुम अपने बॉडी में फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेट करते हो। और इस समय जिस केव में ये लोग थे, जिस जगह पर कोर एरिया में, यहाँ पर जो एनर्जी था एक अलग ही लेवल पर था। अब जियान इनसे कहता है पर सीनियर ये जो जगह है काफी डेंजरस है। ये लोग फिर से वापस लौटने लगते हैं। तभी ये बोलता है होली फ्लेम। जियान भी हैरान हो जाता है क्योंकि शायद यहाँ पर एक होली फ्लेम था, पर जियान के जो पास इतने सारे होली फ्लेम थे ये भी मतलब फील नहीं कर पाए थे कि यहाँ पर एक होली फ्लेम है। ये बंदा कहता है हाँ यहाँ पर एक होली फ्लेम है, और 16th रैंक का होली फ्लेम द हेवनली डेमन फायर। और ये कहता है अगर तुम मुझे रेस्क्यू कर दी तो मैं तुम्हें उस होली फ्लेम का पता दे दूंगा, और मैं तुम्हें आराम से उस होली फ्लेम को हासिल करने में मदद भी कर सकता हूँ। अभी जियान वगैरह एक्टिंग कर रहे थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियान भी इस समय काइलिन की तरफ देखकर कहता है अगर मुझे होली फ्लेम मिल गया तो शायद मैं 3 स्टार इनकार्नेशन में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और ये एक अलग ही सार्कास्टिक स्माइल भी दे रहा था। काइलिन को भी हंसी आ रहा था, पर ये थोड़ा अपने को सप्रेस करती है। पर काइलिन इस समय इनसे पूछती है आप तो काफी पावरफुल हो, आप यहाँ पर सप्रेस कैसे हो गए। और इस समय जियान ने जानबूझ करके किसी को पता भी नहीं चलता, और ये 5,90,000 कोर इंक्रिप्शन को कंडेंस करके यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना चुका था। अब ये टाइगर इनसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ जल्दी से मुझे आजाद नहीं करवा पाए तो तुम लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे, और यहाँ पर जैसे हड्डियां पड़ी हैं वैसे तुम लोग मर जाओगे, क्योंकि इस समय ये जो एंट्रांस था ये ब्लॉक हो चुका था। जियान चेक करता पर इसे कुछ भी फ्लॉज समझ में नहीं आ रहे थे। जियान इस समय अपने होली फ्लेम को यूज नहीं कर रहा था। और काइलिन इस समय वो जो सार्कोफेगस था जो कि स्टैचू समान ही था, इसमें कुछ तो औरत थी जो कि मानो काइलिन को अपनी तरफ खींच रहा हो। पर इस समय टाइगर भी कोई नॉर्मल टाइगर नहीं था, ये जियान के बॉडी से थोड़ा बहुत ही सही, पर डेमन एम्परर के ऑरा को फील कर सकता था। मतलब क्या इस बंदे का डेमन एम्परर के साथ कोई रिलेशन है या एक इसका ये भ्रम है। और ये जियान को ध्यान से देख रहा था। और ये जो चारों डिवाइन बीस्ट थे ये एक फॉर्मेशन बनाए हुए थे, तो जियान इनके पावर को चेक कर रहा था। और जियान फिलहाल अपने डाउ कोर के फायर इन चारों डिवाइन बीस्ट पर अपने फायर भेज रहा था, पर इसका ऑरा जैसे उनके करीब पहुंचता ये अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। मतलब एक फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग था जो इसके रास्ते को ब्लॉक कर रहा था फायर के। और ये नॉर्मल बात थी भी नहीं। अगर यहाँ पर एक 7th लेवल का रिइंकार्नेशन बंदा का मॉन्स्टर यहाँ पर सील है तो ये फॉर्मेशन कोई नॉर्मल नहीं होगा। और फिलहाल ये जो मॉन्स्टर भी था इस फॉर्मेशन के कारण ये फिर से शांत हो गया था। अब जब जियान यहाँ पर अपने फायर को भेजता है तो ये पावर रिफ्लेक्ट हो जाता है और जियान कुछ दूर फेंक दिया जाता है। अब जियान के पास अगर आपको याद हो तो डेमन वर्ल्ड का भी जो सीक्रेट आर्ट था इसके पास था, तो ये इसे फिलहाल यूज करता है और ये अपने ये ग्रीन ऑरा को इन चारों मिथिकल बीस्ट की तरफ भेजता है। पर जैसे ही अपने इस वाले ऑरा को भेजता है एक यहाँ पर स्ट्रेंज सीन होता है और इस समय इस पूरे गुफा में एक यिन विंड बहने लगती है और मानो इस समय एक एंशिएंट एविल क्रिएचर रिकवर कर रहा हो। और ये जियान का जो डेमोनिक ऑरा था ये गायब तो हो जाता है और इस समय ये जो चारों डिवाइन बीस्ट थे मानो ये लोग जागने लगे हों। मतलब वो अज्योर ड्रैगन डिवाइन बीस्ट, वो व्हाइट टाइगर मिथिकल बीस्ट, जुआनमू डिवाइन बीस्ट, वो जो चारों बीस्ट थे वो जागने लगते हैं। सुजाको भी इस समय काफी खुश था। कालिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ये फॉर्मेशन क्या इसे तोड़ा नहीं जा सकता, पर जियान को मालूम था जहाँ खतरा होता
वहीं पर अवसर भी होता है, क्योंकि जो चारों बीस्ट का स्ट्रेंथ था ये फिफ्थ स्टार रिइंकार्नेशन के आसपास ही था और इस फॉर्मेशन के सेंटर में से एक नाइट पर्ल दिख रहा था और ये लगातार चमक रहा था और मानो इसके पास जो पावर था मतलब इसका कोई अंत ही ना हो। वैसे ये जो चारों बीस्ट थे इनका भी यहाँ पर एक एनर्जी क्लोन टाइप ही था, कोई रियल बॉडी नहीं थी। अब जियान कालिन से कहता इन्हें मेरे साथ मिलकर सप्रेस करो। अब इन चारों से कालिन फाइट कर रहे और जियान का नजर उस नाइट पर्ल पर था और इन चारों को भेदते हुए जियान इस फॉर्मेशन में एंटर कर जाता है और जियान तुरंत यहाँ पर पावर ऑफ फॉर्मेशन यूज करता है और तुरंत ये जो नाइट पर्ल था इसमें अपनी ऑरा को भेजने लगता है और मानो जियान इस समय इस नाइट पर्ल को कंट्रोल करने लगा हो और तुरंत ये जो चारों बीस्ट थे ये शांत हो जाते हैं, फिर से ये स्टोन के समान होने लगते हैं। अब इधर कालिन को भी कुछ समझ में नहीं आता है ये चल क्या रहा है और इसमें जियान के हाथों में एक मोती था, पर इस समय ये जो मोती था या बीड था इसमें से एक अलग ही लेवल के प्रेशर को फील किया जा सकता था। जियान को जितना समझ में आ रहा शायद इस बीड में एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन और इसी के द्वारा एक हाई लेवल के रिइंकार्नेशन वॉरियर को भी ट्रैप किया जा सकता है। अब ये फॉर्मेशन जियान के लिए भी काफी अच्छा हो सकता था। अब फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद जियान वगैरह फाइनली वो जो सार्कोफेगस केव वॉल था उसके पास आते हैं। अब इस समय जियान के पास इसका सोल पावर या स्पिरिचुअल पावर या होली फ्लेम पावर ये अंदर में इसको ब्रू करने लगा था। ये जो सार्कोफेगस था एक स्क्वायर के शेप में था और उस पर कई सारे मिस्टीरियस लाइंस बने हुए थे। मतलब नॉर्मली जो सार्कोफेगस होता है ये कब्र के समान ही दिखता है, पर इसमें जो भी पावर था ये सप्रेस होकर रखा हुआ था, मतलब ये सप्रेस कर सकता था। अब जियान जैसे अपने होली फ्लेम को इस सार्कोफेगस से टच करने की कोशिश करता, पर इस समय इसके होली फ्लेम जैसे इसी को टच करते ये पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जियान के पास 7 होली फ्लेम था और उससे भी बढ़कर 3rd रैंक का होली फ्लेम। तभी इसको कालिन बताती है ये इग्नोर नहीं कर रहा है बल्कि जो तुम्हारा होली फ्लेम का पावर था इस सार्कोफेगस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जियान भी हैरान हो जाता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो होली फ्लेम को भी डिवोर कर सकती है। अब कालिन अपना जो 9 कलर का ब्लड पावर रहता है ये जियान को थोड़ा बहुत ट्रांसफर करती है और जियान से कहती है फिर से ट्राई करो। दोनों के पावर एक दूसरे में मिल जाते हैं, यानी कि होली फ्लेम का और 9 कलर स्नेक का। हालांकि ये मर्ज तो नहीं होते हैं पर फाइनली ये इस सार्कोफेगस को टच करता है, पर जैसे इस पावर से ये टच कर जियान के बॉडी में मतलब हाथ में एक अलग ही लेवल का पेन होने लगता है। जियान का चेहरा ही मानो बदल गया हो और जियान थोड़ा पीछे फेंक दिया जाता है। ये बोलता है क्या ये जो एविल ब्लड टाइगर है मैं ट्रिक तो नहीं कर रहा। अब कालिन समझ जाती है कि जो सार्कोफेगस है ये जियान के पावर रिपेल कर रहा है तो ये ट्राई करेगी। अब कालिन अपने 9 कलर पावर से इस सार्कोफेगस को टच करती है और जैसे ये टच करती है सार्कोफेगस में से एक अलग ही लेवल का डिवाइन पावर निकलने लगता है और मानो इस समय यहाँ पर एक बीस्ट प्रकट हो रहा हो। ये था वही एविल ब्लड टाइगर। जियान फिलहाल कालिन को अपनी बाहों में पकड़ा होता है और ये एविल टाइगर कहता है इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा। फाइनली मैं फ्री हो गया। अभी भी ये इस कॉफिन से निकल ही रहा था और इसमें जियान को बोलता है ह्यूमन बॉय काफी टैलेंटेड हो, थैंक यू, और ये एक जेंटल स्माइल देता है। जियान इसको कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करता, बस इसको सीरियसली देख रहा था। अब क्योंकि ये लोग डेमन है तो इनका नेचुरल एक चीज होता है ये बहुत ईमानदार हो। ये जियान को जो होली फ्लेम था 16th रैंक का यानी कि डेमन होली फ्लेम उसका एक सोर्स पावर देता है। बोलता है ये इसी केव में तुम इसे ढूंढ सकते हो और तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। अब ये जियान से कहता है जल्दी करो और मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर कल्टीवेट करना पड़ेगा और इसके हैंड ऑफ साइंस से जो केव का वो वाला पार्ट था वो कोलैप्स कर जाता है। जियान भी समझ जाता है ये बंदा काफी स्ट्रांग है, पर ये जब जाने लगते हैं तो ये कहता है तुम दोनों मूर्ख, अगर मेरा स्ट्रेंथ अभी सप्रेस नहीं होता इतने 1000 सालों से तो मैं तुम्हें होली फ्लेम तो कभी नहीं देता। और इस कॉफिन में कई मात्रा में डेमोनिक एनर्जी था तो ये इसमें फिर से प्रवेश कर जाता है और अपने को रिकवर करने लगता है। अब कालिन जियान से कहती क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? ये थोड़ा चिंतित थे। जियान कहता है फिलहाल होली फ्लेम को देखते उसके बाद इस बंदे को भी देखेंगे। 10 मिनट चलने के बाद ये लोग एक अलग ही माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और माउंटेन पर मतलब थोड़ी दूर में एक एंशिएंट स्टैचू दिखता है और ये एक ग्रीन फिगर के थे और जियान अपने होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और इस कॉफिन स्टैचू जिसको कि हम ग्रिफिन भी कह सकते हैं इसकी तरफ एक कदम बढ़ाने लगता है। पर इसमें कालिन फील करती जैसे जैसे जियान आगे बढ़ रहा था आसमान जो था यहाँ का भी माहौल थोड़ा बदल रहा था और जो स्टैचू था ग्रिफिन इसमें से एक ऑरा निकलता है और ये जियान पर अटैक करने लगता है। पर जियान के ऑरा के कारण और पावरफुल प्रेशर के कारण ये स्टैचू फिलहाल अपनी पावर को मोबिलाइज भी नहीं कर पा रहा था और ग्रिफिन शैडो के सामने जियान के बॉडी के ऊपर डेमन एम्परर का भी ऑरा थोड़ा सा प्रकट होता। जियान बताता है कि ये डेमन एम्परर का एक दोस्त है और तुम अगर मेरे साथ रहे तो तुम्हारा भी काफी अच्छा काम हो, क्योंकि शायद ये ग्रिफिन में ही वो होली फ्लेम छिपा हुआ और तुरंत ये जो ग्रिफिन शैडो था ये शैटर्ड हो जाता है और एक ग्रीन होली फ्लेम क्रिस्टल में बदल जाता है और यहाँ पर एक लिक्विड भी हो जाती है होली फ्लेम ओरिजिन का और ये जियान के हाथों में आ जाता है। अब क्योंकि शायद इस होली फ्लेम को पहले डेमन एम्परर यूज करते थे और जियान के पास थोड़ा बहुत डेमन एम्परर का पावर था तो ये होली फ्लेम ज्यादा रजिस्ट नहीं करता है। ये देखकर के कालिन खुश हो जाती है। फिलहाल जियान इस होली फ्लेम को अपने सोल रियल में सप्रेस कर लेता है और इस होली फ्लेम को शायद यिंगिंग या कालिन को ज्यादा अच्छा दिया जा सकता है क्योंकि इसका जो फ्लेमिंग मंत्र है ये शायद 3rd रियल पर पहुंच चुका है और 4th रियल में जाने के लिए इस प्रकार के फ्लेम से शायद कुछ होने वाला नहीं है। पर इस समय स्पेस में मतलब एक अलग ही लेवल का पावर ये फील करते हैं और इस समय जियान का या तो एंशिएंट जुआन रूलर हो या कालिन का 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ये थोड़े बहुत एक्सटैटिक हो जाते हैं और बेसिकली यहाँ पर जो एक पावर दिखता है ये एक सोल का फैंटम था और ये जो फ्लक्चुएशन इन लोगों को पता नहीं क्यों उस एविल ब्लड टाइगर जैसा ही फील हो रहा था और जो एनर्जी आ रही थी जहाँ पर वो टाइगर था उसी डायरेक्शन से आ रहा था, उसी केव से।
कालिन को कुछ समझ में आता है, मतलब वहां पर शायद एक बैटल चल रहा होगा। जियान और कालिन काफी तेजी से उस डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये लोग फील कर सकते थे इस केव के अंदर एविल ऑरास काफी मात्रा में थे। और यहाँ पर फिलहाल मतलब दो वुमेन्स को दिखाया जाता है और इन दोनों का स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकार्नेशन से शायद थोड़ा कम था। ये दोनों काफी चिंतित कि वो ब्लड टाइगर वो आजाद कैसे हो गया, उसका सील कैसे कमजोर हो गया। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे उस बंदे का पावर डिवोर करने के बाद ही ये लोग इस जगह को लीव कर सकते हैं। ये दोनों वुमेन्स इसके सामने रहती है और ये इस ब्लड टाइगर से कहती है तुम्हारा अंत आ चुका है हेवनली टाइगर। इन दोनों वुमेन्स के पावर मतलब एक अलग ही लेवल पर थे और इन दोनों वुमेन्स के पीछे बटरफ्लाइज को देखा जा सकता था। पिंक बटरफ्लाई दोनों अपने अपने हाथ को टच कराते हैं और एक पावरफुल ऑरा इनके बीच में प्रकट होने लगता है। अब इस सीन को देख करके एविल टाइगर कहता है तुम लोग मुझे मारोगी, मेरे प्लान को विफल करोगी। और इस एविल टाइगर के भी बॉडी से एक डार्क रेड एनर्जी बाहर निकलती है। दोनों के अटैक बेसिकली एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर जो भी क्रिएचर्स बाकी लोग थे ये दूर भागने लगते हैं। इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को फील करके ही ये दोनों वुमेन्स काफी शातिर थे। इनके पीछे हुए जो बटरफ्लाइज शायद ये इनके पावर को डिवोर करने के लिए थे और ये बेसिकली इस एविल टाइगर को सप्रेस करना चाहती थी। जियान और कालिन भी यहाँ पर छिपे हुए थे। ये समझ गए थे शायद इनको भी इसका या तो ब्लड एसेंस चाहिए होगा या मैजिकल कोर चाहिए होगा। और कालिन भी समय देखती है वो जो ब्लड टाइगर था उसके हाथों में मतलब पाम पर कुछ तो था और मानो समय जो कालिन का 10 कलर हेवन स्वॉलिंग पाइथन उस चीज को पाने के लिए इसके बॉडी से बाहर आना चाहता हो। अब जियान जब देखता है कि टाइगर के हाथों में एक वेपन है तो ये हैरान हो जाता है। हालांकि ये जो स्पीयर है ये भी एक भाला ही था, स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर के कंपेरेबल का तो नहीं था जो कि डेमन एम्परर चलाते थे, पर इसको कम भी नहीं आंका जा सकता है। मतलब ये डेमन वर्ल्ड का भी एक पावरफुल वेपन था और जियान कहता है ये चीज हमें चाहिए। और इस समय जियान के हाथ में वो जो नाइट पॉल था उसमें से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकलने लगता है। अब इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को फील करके वो जो दोनों मॉन्स्टर्स थी लड़कियां वो भी पीछे हट जाती फिलहाल इस टाइगर से और कहती कौन है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन ये ब्लड टाइगर से भी अलग लेवल पर था। जियान और कालिन यहाँ पर प्रकट होते हैं और ब्लड टाइगर से कहते हैं तुम भी काफी होशियार हो, मतलब तुमने हमें होली फ्लेम का बहाना देकर एक काफी टेरिफाइंग वेपन हथियार लिया है। अब ये देख करके ब्लड टाइगर कहता है हमारा डील तो पूरा हो चुका है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसे भी फिलहाल समझ में नहीं आता है। अब ये देखता है कि जियान के हाथ में वही नाइट पॉल था और ये वही पॉल था जिससे कि एक फॉर्मेशन को बनाया जा सकता है। अब इधर जो एक लड़की रहती है वो अपनी दूसरी बहन से कहती फिलहाल तुम इस ब्लड टाइगर को बटरफ्लाई शैडो से सप्रेस करो, मैं इन दोनों को देखती हूँ। अब इधर जो ब्लड टाइगर था वो उस बीस्ट वुमेन से फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ वो जो दूसरी वाली बीस्ट वुमेन वो जियान से फाइट कर रही थी। तभी ब्लड टाइगर इन दोनों लड़कियों से कहते कहीं ऐसा हम कर सकते हैं कि हम तीनों मिलकर के इन दोनों को हरा दे और तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। अब जियान भी इनकी बातों को सुनकर के स्माइल करता है और ये तुरंत वो नाइट पॉल जो था उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से भर देता है और तुरंत यहाँ पर 4 वही सेम बर्ड्स डिवाइन बीस्ट प्रकट होने लगते और जो स्पेस था इसको घेरने लगते हैं। और जियान के इस प्रकार के अटैक के ये जो दोनों वुमेन्स ये सप्रेस होने लगती हैं और ये जो टाइगर था इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों वुमेन्स को मार देता है। तभी इस समय काइलिन बीच में आती और ये अपने 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ऑरा को यूज करती और तुरंत ये जो टाइगर भी था इसके होश ही उड़ जाते हैं कि 10 कलर्ड और मानो इसका भी ब्लड लाइन जो था वो सप्रेस होने लगा था, क्योंकि काइलिन के बॉडी के ऊपर एक स्नेक को देखा जा सकता था और इसके सामने ब्लड टाइगर मानो एक गीदड़ के समान चुप बैठ गया हो। क्योंकि ये जो 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन ये डेमन वर्ल्ड का ही माना जाता है और डेमन वर्ल्ड के एंशिएंट मॉन्स्टर्स में से ये एक है। और ये तुरंत ही काइलिन की तरफ ये जो 4th वेपन था इसका नाम बताता है कि ये 4th वेपन है डेमन वर्ल्ड का, स्वॉर्ड डेमन, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और जियान ये फील कर सकता था ये जो वेपन है काफी पावरफुल है, पर फिलहाल जियान के हिसाब से अगर काइलिन इसके फुल पावर को यूज करना चाहे तो इसका ऑरा उतना नहीं है। अब काइलिन जैसे इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ती इसे लेते हैं इसका जो 10 कलर का ऑरा था ये मानो काफी खुश हो जाता है। जियान को कुछ समझ में नहीं आता है, शायद इस 10 कलर हेवन सोलिंग पाइथन और इस वेपन के बीच में कोई कनेक्शन होगा। और इस समय जो काइलिन का 9 कलर्ड हेवन सोलिंग वाला पाइथन जो कि इसका एक स्पिरिट माना जा सकता है वो जाग जाता है, जो कि नॉर्मली 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के कारण हमेशा सोया रहता था। तो जियान भी फाइनली खुश हो जाता है। इसके बाद जियान इस फॉर्मेशन को बंद कर देता है और इस समय जो टाइगर था ये काइलिन को काफी रेस्पेक्ट देने लगा था और ये कहता मैं आपको फॉलो कर सकता क्योंकि अभी भी आपका ऑरा रिकवर नहीं हुआ है। हालांकि मैं फिलहाल अभी 7th स्टार इनकार्नेशन पर हूँ फिर भी। और इसमें ना तो जियान और ना तो काइलिन इसके तरफ देख रहे थे। जियान कहते हैं हाँ तुम फॉलो तो कर सकते हो पर तुम्हें अपना डेमन कोर देना पड़ेगा। हालांकि बीस्ट थोड़ा नाराज था पर ये एग्री कर जाता है क्योंकि मतलब डेमन कोर को रिकल्टिवेट किया जा सकता है, शायद इसको 10-20 साल लगेंगे और इसका सोर्स पावर या ब्लड एसेंस तो इसके पास है ही। और ये तुरंत ही अपना जो डार्क ब्लैक एनर्जी क्रिस्टल था जियान को दे देता है और डेमन वर्ल्ड में से डेमन न्यूक्लियस कहा जाता है और इसे लूज करते हैं ये फिर से ह्यूमन में बदल जाता है और उसका चेहरा थोड़ा सा पेल पड़ जाता है। अगर इसके सामने ये 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन प्रकट नहीं हुआ होता तो ये ऐसा करता भी नहीं। अब जियान तुरंत ही इस कोर को अपने एम्परर ज्ञान रिंग में रख लेता है। उसके बाद ये ब्लड टाइगर की तरफ देखने लगता है और ये जो ब्लड टाइगर था ये तुरंत ही एक बीम ऑफ लाइट में बदलता है और ये जो वेपन था 4th डेमन वेपन इसमें एंटर कर जाता है। मतलब ये इसका एक स्पिरिट बनकर रहेगा और फ्यूचर में ये ग्रो करता जाएगा। और इस समय ये जो वेपन था इस पर एक लेयर भी बन जाता है इसके कारण, पर ये जो वेपन था इसे बाहर फेंक देता है। ये फिर से मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, फिर भी इसके अंदर एंटर करने जा रहा था पर काइलिन इसे मना कर दी कि तुम मारे जाओगे, शायद तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम इसके स्पिरिट बन पाओ, क्योंकि ये जो वेपन है स्वॉर्ड है
ये काफी डिवाइन वेपन माना जाता है। इसकी मिशनरीज को इतना समझना आसान नहीं होगा। 3 बार ट्राई करने के बाद ये टाइगर गिव अप कर देता है। काइलिन से कहती तुम हमें फॉलो कर सकते हो उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी भी हम डेमन वर्ल्ड में ही हैं। अब जियान इससे पूछता है यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। उसके बाद जियान वगैरह यहाँ से फिलहाल जहाँ पर वो ड्रैगन वुल्फ रहते थे, डेमन एम्पर के एक चेले उनकी तरफ मूव कर जाता है। उसके बाद उनसे मिलने के बाद ये डेमन वर्ल्ड के सेंटर में जाने वाला था। शायद वहीं पर 10 कलर्ड हेवन सोनिंग पाइथन का परिवार वगैरह हो सकता है। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ।